हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 9 एंड इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। as the name suggests, what are the things that we are covering? My dear learners, first of all, see electric current. इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले देखेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट सबसे पहले क्या होता है? करंट की यूनिट क्या होती है? करंट्स को कैसे मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है तो हमें कौन कौन सी चीजें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हमें एक वी कैन से प्रैक्टिकल करना है कि हमें एक बल्ब लगाना है, बल्ब जलाना है, बल्ब को ग्लो करना है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रोड्यूस करनी है, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी। हमें सर्किट कैसे बनाना पड़ेगा। ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, ठीक है। सेल का क्या होता है, सेल के दो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी वायर्स होती है हमारी। 3 टाइप की वायर्स होती है, ब्लैक वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है, ग्रीन वायर होती है, ठीक है, रेड वायर होती है। सो इनके क्या क्या रोल होते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ रही है किस तरीके से आ रही है, पूरा उसका सर्किट कैसे मेड होता है, कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, इन सब के सिंबल्स भी देखेंगे। सेल का क्या सिंबल होता है, बैटरी का क्या होता है, क्लोज सर्किट ओपन सर्किट का क्या सिंबल होता है, ठीक है। पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट को हम समझेंगे इन डेप्थ। फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों में हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, एंड हाउ हीटिंग इफेक्ट इज हैपनिंग। ओके, हीटिंग इफेक्ट क्लियर करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, किन किन चीजों में होता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम पूरा का पूरा जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9। नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In the previous class, you have introduced the concept of electric charge, electric current, electric potential, source of electricity, In the previous class, you have introduced the concept of electric charge, electric current, electric potential, source of electric energy, and resistance. Okay? इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हमने पहले भी देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट सिंपली अगर क्या बोले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि कंडक्टर में होता है। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कंडक्टर में ही ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, है ना, इंसुलेटर्स में तो नहीं हो सकती। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज नोन एज electric current. Okay, so the continuous flow of electric current is obtained by maintaining a continuous supply of negative charge carrying at one end of the conductor and removing equal number of them at the other end. देख रहे हो आप, यहाँ देखिए एक छोटा सा भी आपको सर्किट बता दी। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना सबसे पहले तो स्विच होगा, स्विच से सबसे पहले जो आपका सेल होगा उधर एक वायर आपकी जानी चाहिए स्विच की तरफ और एक वायर आपकी जानी चाहिए आपके बल्ब की तरफ, तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा, तभी उसमें से वी कैन से पूरा का पूरा फ्लो हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सो a source of electric current, electric cell or a battery helps to maintain continuous flow of electric carries. In other words, it maintains the necessary potential differences at the end of conductor for the sustained current through it. अब यहाँ में से क्या है, करंट पास हो पा रहा है। ये वाले सर्किट को देख के आप अच्छे से समझ पा रहे हो इसमें से क्या पास हो पा रहा है बेटा, करंट। ओके, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना रेट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। In other word, it is measured in terms of the amount of charge flowing through a conductor in 1 second. हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है एक कंडक्टर में, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। उसी की डेफिनेशन हम इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं। दैट मच इज क्लियर, क्लियर। सो वी कैन कॉल इट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। The SI unit of electric current is ammeter. क्या है, सॉरी, एम्पियर।
sorry, the SI unit of electric current is ampere. I'm sorry yaar. The SI unit of electric current is ampere. Name after the French physicist Andrew Merriam Ampere. The instrument used to measure the electric current is known as ammeter. देखिए ammeter से हम measure करते हैं electric current को, but electric current की unit है ampere. So ampere is the electric unit of the electric current which is invented by Andrew Merriam Ampere. Okay, ampere ही इसका नाम था एंड्रिया का, इसलिए इसका एम्पियर हमने रख दिया एसआई यूनिट, एंड एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसका नाम एमीटर है। इफ क्यूलम्बस ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एट 1 सेकेंड इज नोन एज के 1 एम्पियर। देखिए एम्पियर, एक करंट को हम आई लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू। क्यू मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है 1 सेकेंड में, सो इट इज नोन एज क्यू अपॉन टी। सो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो दस वन एमीटर करंट इन 1 column of a charge flowing through a conductor in 1 second, the closed path of electric current is known as electric circuit। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट क्लोज पाथ में फ्लो कर रहा है तो मीन्स वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। दैट मच इज क्लियर। There is a close relationship between electric current and magnetism. So Andrea Maria Ampere proposed that electric current is the source of all magnetic phenomena. The magnetic effect due to the electric current can be used to make electromagnetic which behave like natural magnets. ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को ही हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते क्या होता है। सो अ सेल देखिए एक है तो वो सेल है, अगर वो 2-3 हो गए तो वो बैटरी हो जाएगा। जब 2-3 सेल एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो बैटरी हो जाता है। सो अ सेल और अ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट दिस करंट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। देखिए इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं, हमारे बैटरीज होते हैं, वो सोर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट का, बट ये अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। There must be a conducting material like wire, bulb, etc. इसके बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल होगा जिसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। Between the two terminal of the cell which through which electric current can flow, इन दोनों टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि सेल में एक साइड पॉजिटिव होता है बेटा, एक साइड नेगेटिव होता है। So a continuous conducting path consists of wire, bulb, switch, etc. आपको इसके साथ साथ क्या क्या चीजें चाहिए होगी बेटा, वायर चाहिए होगी, बल्ब चाहिए होगा, स्विच चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक सेल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। So a continuous conducting path consists of wire, bulb or switches between the two terminal of a cell or a battery along which can a current flow through it is known as circuit। अब इसमें से अगर करंट पास होगा तब इसको हम कह सकते हैं ये सर्किट बन गया, जिसमें बल्ब है, स्विच है, सेल है, वायर है, दिस इज एंड इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो थ्रू देम, इज नोन एज सर्किट। सो दिस मच इज क्लियर। ओके, सो व्हेन सो वी हैव अ सेल हैविंग अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। देखिए सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है बेटा, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, प्लस एंड माइनस होता है। The positive terminal of the cell is connected to one end of the switch of a piece of a copper wire। देखिए जो कॉपर वायर से एक पॉजिटिव एंड आपका एक स्विच में लगेगा एंड नेगेटिव एंड आपका किधर लगेगा, सीधा का सीधा बल्ब में लगेगा। देख रहे हो, नेगेटिव एंड सीधा का सीधा बल्ब में लग रहा है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पॉजिटिव एंड स्विच में, नेगेटिव एंड बल्ब में। The switch is on position और close। देखिए स्विच अगर ऑन पोजीशन में तो वो कहेंगे क्लोज सर्किट होगा। क्लोज सर्किट मींस इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन है। Due to this the circuit is complete and hence the electric flow in this circuit। इसलिए इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। This electric current makes the bulb light glow। इस फिनोमेना से हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर देगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन और क्लोज द सर्किट इज कंप्लीट एंड द इलेक्ट्रिक वी कैन से करंट फ्लो इन इट, द बल्ब लाइट्स अप। अब ये है ऑन पोजीशन जो यहाँ फिगर में दिया है। अब ये है ऑन पोजीशन, क्यों, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इसमें बल्ब जलेगा, इसमें सर्किट हमारा कंप्लीट है।
सेकंड वाला देखिए, ये वाली पोजीशन देखिए। अब यहाँ ना हमने ओपन कर दी, हमारे स्विच देख रहे हो ये ओपन है। अब ये ओपन है तो ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ना तो यहाँ बल्ब जलेगा। सो व्हेन द स्विच इज ऑफ or we can say open, the circuit gets broken and no current flow through it, the bulb does not light up। सेकेंड पोजीशन में आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, अपनी पिक्चर में, कि सेकेंड पोजीशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, बल्ब ग्लो नहीं करा, और फर्स्ट पोजीशन में बल्ब ग्लो करा। तो इन दोनों पोजीशन को आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों आपको बनाने आने चाहिए कि बल्ब ग्लो कब करेगा, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा, क्लोज सर्किट होगा, एंड बल्ब ग्लो कब नहीं करेगा, जब हमारा स्विच ऑफ होगा, ओपन सर्किट होगा। ठीक है, चलिए। If we open the switch as shown as so that it be off position, then a gap is created between the two ends of the copper wire or connecting wire। अब यहाँ पे वायर के बीच में गैप हो गया क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑफ है। Due to this, one terminal of a cell get disconnected from the bulb। इसलिए एक टर्मिनल सेल का, देखिए यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इधर तक तो आएगी, बट यहाँ ओपन हो गया तो बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाई, तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। So thus when the switch is on open or in off position, the circuit breaks and no current flow through the bulb। अब इस सर्किट को हम कह सकते हैं ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मीन्स कि यहाँ पे अब स्विच इज ऑफ पोजिशन में है, यहाँ पे बैरियर आ गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाई। ठीक है, सो व्हेन द स्विच इज इन अ सर्किट इज क्लोज, देन द स्विच इज सेड टू बी एन ऑन पोजिशन। अब आप कह सकते हैं स्विच जब क्लोज है, मतलब जब सर्किट हमारा क्लोज है, तो हम कह सकते हैं हमारा ये ऑन पोजीशन में स्विच। तब क्या होगा, एंड व्हेन द स्विच इज इन द सर्किट ओपन, देन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। ये तो आपने अभी देखा ना कि ऑन एंड ऑफ पोजीशन में कब होता है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ बल्ब लाइट्स अप, ग्लो अप only when the switch is in the on position and the circuit electric circuit is complete। देखिए बल्ब कब ऑन होगा, जब हमारा स्विच क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट क्लोज होगा एंड स्विच ऑन होगा, तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब जल पाएगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब does not light up or does not glow when the switch is off position and the electric circuit breaks। जब ऑफ पोजीशन में होगा तब वो ब्रेक नहीं करेगा। देखिए ये वही चीज अब यहाँ पे बार बार वही लिखा हुआ है। ठीक है, सो समटाइम्स हाउएवर द बल्ब does not light up or glow even when the switch is on position। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब स्विच तो ऑन कर दिए तब भी आपका बल्ब नहीं जलता है। कभी कभी देखते हो ना, आपने ऑन तो कर दिया स्विच तब भी बल्ब नहीं जला, मीन्स तब कहीं वायरिंग लूज हो जाती है। ओके, दिस कैन हैपन ओनली इफ द बल्ब गेट फ्यूज। वो तभी होगा जब आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, जब उसकी फिलामेंट ब्रेक हो जाएगी। जो बल्ब में फिलामेंट होती है जो ग्लो करती है वो खराब हो गई, वो टूट गई, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, भले ही स्विच ऑन होगा तब भी। ओके, इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब, say a torch bulb, there is a thin wire known as filament which becomes light, hot and glow when electric current pass through it। ये फिलामेंट क्या होता है, ये बल्ब का ये वाला पार्ट होता है जो ग्लो करता है, हीट अप हो जाता है जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। अगर वही फिलामेंट आपका टूट गया, खराब हो गया, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, भले ही स्विच ऑन हो या ऑफ हो। ठीक है, सो व्हेन एन बल्ब गेट फ्यूज देन इट्स फिलामेंट ब्रेक। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका फिलामेंट भी ब्रेक हो जाता है, तब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। The filament of a bulb is a part of electric circuit, so when the filament of a bulb break, then the electric circuit also break। जब फिलामेंट उस बल्ब का ब्रेक हो जाता है तब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट भी ब्रेक हो जाता है। Under these conditions, the bulb does not light up or glow even when the switch is on position or closed। Please note that there is a switch can be connection anywhere in a circuit। Suppose we have a two bulbs connected in the same circuit. Now when we have to bring the switch to such circuit is on position, then the electric current will flow instantly through the whole circuit, due to which the bulb will light up। ये आपने देख लिया किस तरीके से बल्ब लाइट अप होता है। और कभी जब बल्ब खराब होता है तब भी अगर आप स्विच ऑन कर देंगे तो आपका लाइट नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि आपका बल्ब का फिलामेंट ब्रेक डाउन हो गया, फिलामेंट फ्यूज हो गया है, तो तब आपका बल्ब नहीं चलेगा। नहीं तो जब भी स्विच आपका ऑन पोजीशन में है, हमारा क्लोज सर्किट होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बल्ब जलेगा। स्विच अगर ऑफ है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाई तो आपका बल्ब नहीं जलेगा।
कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका स्विच ऑन है तब भी बल्ब नहीं जल पा रहा, इट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूज ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट आपकी फ्यूज होगी, इसकी वजह से आपका बल्ब नहीं जल पा रहा है। तीनों केसेस समझ में आए? क्लियर? वेरी गुड। नाउ सम सिंबल्स इज देयर, जो मैं आपको बता रही थी। देखो ये सिंबल्स है, ये आपको बड़ी क्लासेस में और ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे ये वाला सिंबल है, ये स्विच का सिंबल होता है, स्विच ऑन ऑफ। ये वाला सिंबल बेटा सेल का है। अब सेल एक दो सेल कंबाइन कर दिए तो ये बैटरी बन गई। ये डीसी का सब है, ये एसी का सिंबल है, एसी पावर सप्लाई आ रही है वहां पे। ये लाइट बल्ब का सिंबल है ना। ये पोटेंशियोमीटर का एग्जाम सिंबल है। ये लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का सिंबल है। ये वायर ज्वाइन का सिंबल है कि वायर ज्वाइन हो रही है, ये वायर क्रॉस हो रही है, इसका सिंबल है। ये फिक्स रेसिस्टर का है, ये वेरिएबल रेसिस्टर का है। ये फ्यूज का है, देखिए कोई चीज फ्यूज होती है ना, फ्यूज, इसका सिंबल देख लीजिए। ये कॉइल ऑफ वायर, यहाँ पे वायर का अगर हमें बताना है कि कॉइल है ये, तो हम ऐसे ऐसे वाला कर देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, ये सेमीकंडक्टर का है, ये गैल्वेनोमीटर या एमीटर है, वोल्ट मीटर का है, ये टू वे स्विच है, ये अर्थ कनेक्टर का है, कैपेसिटर का है ना, ये थर्मिस्टर का है, एंड ये बेल का सिंबल है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो जो आपको लगता है कि आपकी याद करने की लायक चीजें हैं वो आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। ये चीजें आपसे कभी भी कहीं पे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए, सो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सिंबल है, लेट्स सी। So before making an electric circuit in our labor installing electric wires at home or in factories, the circuit is planned making a circuit diagram for it. In order to accomplish this task, one should know the symbol of each electrical compounds. आपको इनके ना symbols पता होने चाहिए। कहीं आपके सामने वायरिंग का सिंबल लगा दिया तो आप पहचान कैसे पाओगे ये वायर है। बैटरी का क्या सिंबल है, सेल का क्या सिंबल है, स्विच, ठीक है। स्विच का सिंबल आपको अभी पता होना चाहिए, सेल का, बैटरी का एंड बल्ब का, ठीक है। ये सिंबल आपको पता होने चाहिए। So the following table gives to you an electric compounds and its symbol as well as the function of the compound in the circuit. So let's see अब हमारा इलेक्ट्रिक we can say सर्किट डायग्राम कौन सा होता है। सिंबल्स आपने देख लिया अच्छे से। अब देखते हैं हमारा सर्किट डायग्राम, हमारा सर्किट का डायग्राम। देखिए यहाँ पे ना सिंबल्स के थ्रू आपका सर्किट बनाया है। जो हमने पहले ऊपर पूरा सेल बना के स्विच बना के किया था, अब यहाँ हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हमने सिंबल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पूरा सर्किट कैसे बनता है। सर्किट मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी पास कैसे हो पाती है हमारे पूरे सर्किट में। लेट्स सी वन बाय वन। सो wagon which tells us how the variable compounds in a circuit have been connected by using electric symbols by the compounds is known as circuit diagram. इस डायग्राम को बेटा हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका, ये पेपर में जरूर आता है, आपको जरूर बनाना आना चाहिए इसको, ठीक है। इन सच easier to draw a circuit diagram by using the symbols. देखिए आपको सिंबल्स आते हैं तो आपके लिए डायग्राम बनाना बहुत इजी है। आपको कोई सेल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंबल बनाओ सेल का, ठीक है। सो वी यूजुअली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द सर्किट डायग्राम। हम इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट के डायग्राम से बना के रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, अ बल्ब एंड अ क्लोज स्विच। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, नोट करिए। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। So I will highlight it for you, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, सेल, बल्ब एंड क्लोज स्विच which can be drawn in a figure represented by drawing of a circuit diagram. In the circuit diagram showing in the given figure, a bulb has been connected to the two terminal of a cell of a copper wire through a closed switch. यहाँ पे कौन सी वायर बेटा हमने ली है, कॉपर की वायर ली है, और यहाँ पे स्विच है क्लोज, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये है बैटरी हमारी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सेल है। ये हमारा है ओपन सर्किट। कैसा है ये, ओपन सर्किट। कैसा है, ओपन सर्किट। स्विच हमारा कैसा है, क्लोज, ठीक है। क्लोज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्लो किया बल्ब, हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट तो है, बट यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे, अब ये कोई ये स्विच हमारा बंद हो रखा है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब यहाँ पे देखना इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होगी। सो सर्किट डायग्राम्स ड्रॉन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल एट अ वेरिएशन कंपाउंड। लेट्स सी अब इसमें कैसे हुआ, इसमें क्यों नहीं बल्ब जल पाया हमारा, लेट्स सी। सो द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल, बल्ब एंड अ ओपन switch which can be drawn in a figure can be represented by drawing a circuit diagram as shown in figure. In this circuit diagram shown in a figure, a bulb has to connected to the two terminal of the cell of a copper wire through an open switch. अब यहाँ पे switch हमारा open हो गया,
क्या हो गया, स्विच यहाँ देखो ओपन हो गया, दिखा आपको, ये स्विच ओपन हो गया. The circuit shown in a figure is complete due to the closed switch since there is no gap. Therefore, the current flow in the circuit and the bulb light up. The circuit given in a figure. अब ये वाले फिगर में गैप आ गया तो यहाँ नहीं ग्लो करेगा, ये ग्लो करने के बाद ये ऊपर वाले फिगर की कर रहा है. अब इस वाले में यहाँ पे गैप आ गया तो नो, सो देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू इन दिस सर्किट. सो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे स्विच हो गया क्लोज्ड. ओके, यहाँ पे स्विच है हमारा, यहाँ पे स्विच ही नहीं लगाया, ठीक है. तो जहां स्विच क्लोज होगा तो वहां इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जहां स्विच ओपन होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं पाएगी, ठीक है. एंड बल्ब ग्लो नहीं करेगा. दिस मच इज क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है. अब देखते हैं हम हमारे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. ओके, स्टार्टिंग विद हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. ये 3 इफेक्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट से. इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है एंड केमिकल इफेक्ट भी होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन दिस क्लास वी हैव स्टडी ओनली अबाउट द हीटिंग इफेक्ट एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस क्लास में और इस चैप्टर में हम सिर्फ हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, और बाकी जो हमारा केमिकल इफेक्ट है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये वाला फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला हमें इस चैप्टर में इस क्लास में पढ़ना है. ओके, सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारा क्या है. So before we discuss the heating effect of electric current, we should know the meaning of the electric resistance or just resistance. Resistance means क्या होता है, देखिए, रेसिस्टेंस का इंग्लिश में मतलब होता है रुकावट. कोई चीज रुकावट दे रहा है, समझिए. अगर जिसमें रेसिस्टेंस है मीन्स उसमें क्या करेगा, करंट रुक रुक के फ्लो करेगा. जिसमें हाई रेसिस्टेंस है तो उसमें करंट रुक रुक के फ्लो करेगा. जिसमें लो रेसिस्टेंस है उसमें करंट एकदम स्पीड से फ्लो करेगा. सो ये रेसिस्टेंस मतलब होता है रुकावट पैदा करना, रेसिस्टेंस, किसी को रेसिस्ट करना, रोकना, रुकाना, है ना. सो रेसिस्टेंस. सो ऑल द मटेरियल पोज द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू देम. सम पोज लेस एंड सम पोज मोर. कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो करंट को कम पास करते हैं और कोई बहुत ज्यादा रोकते हैं करंट को पास होने से. सो द डिग्री ऑफ विच अ मटेरियल इज पोजिंग द पासेज ऑफ द करंट थ्रू इट इज नोन एज रेसिस्टेंस. यही रेसिस्टेंस होता है कि कितने डिग्री का वी कैन से फोर्स लग रही है करंट को रोकने के लिए, ठीक है. उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस. क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस. मैंने बताया ना, अगर हाई रेसिस्टेंस होगा तो उसमें करंट धीरे 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 फ्लो होगा. अगर लो रेसिस्टेंस होगा किसी ऑब्जेक्ट में तो उसमें करंट फास्ट फ्लो होगा, ठीक है. सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स हैव अ लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस. इंपॉर्टेंट इसलिए देखते हैं कि घरों में हम जो वायरिंग करते हैं वो कॉपर की वायर यूज करते हैं ताकि हमारा करंट रुक रुक के ना आए हम पे, फास्ट हम पे आए. सो वी कैन से दिस वन. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए. सो हम इसको पूरा हाईलाइट कर देते हैं, देन आई विल टेल टू यू. ओके, दिस वन, ठीक है. नाउ वी विल सी. सो copper and aluminum metal have a low electrical resistance, whereas alloy of nichrome have a high electrical resistance. देखिए, जो कॉपर की वायर होगी और एल्यूमिनियम की वायर होगी उसमें रेसिस्टेंस कम होगा. मींस तभी हमने घरों में देखते हो कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर यूज किया करते हैं ताकि हमारा बिजली जल्दी से पास हो, कोई रुकावट ना आए बीच में. वही अगर हमने उसमें कौन सी वायर यूज की, निक्रोम की. किसकी, निक्रोम की. सो निक्रोम क्या है, एलॉय है निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीशियम का. देखिए ये 4 चीजों से बनके हमें निक्रोम बनाए, निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीशियम से. इसमें हाई रेसिस्टेंस होता है, इस वायर में हाई रेसिस्टेंस होता है. अगर ये किसी में लग गई मींस आपका करंट धीरे धीरे फ्लो होगा. सो अ वायर मेड ऑफ दीज मटेरियल हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस वायर. इसलिए हम इस वायर को, निक्रोम की वायर को रेसिस्टेंस वायर कहते हैं क्योंकि ये करंट को रोकती है. इसमें करंट बहुत धीरे 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 फ्लो करता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम की वायर से. दस nichrome wire is a resistance wire. Keeping in the point in mind, we will discuss the heating effect of the current. देखिए निक्रोम वायर यूज होती है हीटिंग इफेक्ट में. क्यों, क्योंकि अब वो वहां पे करंट धीरे धीरे फ्लो हो रहा है तो वो चीजों को जल्दी गर्म करेगा. क्यों, क्योंकि उसमें धीरे धीरे, देखिए
अब देखिए करंट जिस चीज में टाइम लगा रहा है, धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, वो चीज गर्म करने में काम आती है। तो निक्रोम की वायर हीटिंग इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कैसे यूज होती है। ठीक है, चलिए तो अब चलिए हीटिंग इफेक्ट ही शुरू करते हैं। हमारा हीटिंग इफेक्ट क्या है? सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है? हीटिंग इफेक्ट मींस जो अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट देते हैं, हमें हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारा आयरन जो हम करते हैं जिससे बॉयलर हो गया, है ना, हीटर हो गया, केतली होगी, ये लोग क्या हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्म करते हैं चीजों को, है ना। तो ये हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हमने पढ़े ना, आयरन रॉड हो गई, बॉयलर हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। सो लेट्स सी कैसे। ओके, सो when electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, important. So when a current is passed through a nichrome wire or high resistance wire, the resistance wire become hot and produce heat. तो यही वायर, निक्रोम की वायर क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? हीट, इंपॉर्टेंट। सो आई विल मार्क इट आउट फॉर यू। तो यही वायर प्रोड्यूस करती है हीट एंड लाइट, गर्म करती है चीजों को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। जब रेसिस्टेंस, जिसमें हाई रेसिस्टेंस होता है, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इतना तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, actually when electric current passes through a high resistance wire, the electric energy get converted into heat energy. इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होगी? हीट में। देख लीजिए, जो जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस में क्या होता है कि इसमें आपकी वायर जो है, जिसमें आपका करंट जो है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी से कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी। The heat energy get heat up resistance wire. We can demonstrate the heating effect by the current by performing an activity as follow. अब ये एक्टिविटी भी आप फॉलो कर सकते हैं कि किस तरीके से आप टॉर्च को, बल्ब को, कनेक्टिंग वायर को, एक सेल को आप करते हो। जैसे आप ऐसे ही देख लीजिए कि जो भी गर्म करने वाली चीजें होती है, ठीक है, उसमें क्या है, वी कैन से, आप जैसे ऑन करते हो ना, अपने आप वो हीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? हीट। ठीक है, तो उसमें हम कॉपर एल्यूमिनियम के वायर्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं उसमें हाई रेसिस्टेंस होता है, उन वायर्स में हाई रेसिस्टेंस होता है, लाइक निक्रोम की वायर में। ओके, चलिए। सो in this activity, when electric current is passes through the bulb, the temperature of the filament rise up to an extent it start glowing up and some part of energy changes into heat. देखिए, कभी कभी आपने बल्ब को टच किया, बल्ब जलता है, बल्ब जलते उसका फिलामेंट जलता है, वो चलते चलते गर्म हो जाता है, मींस वो हीट देने लग जाता है। क्या देने लग जाता है? हीट। ठीक है, सो दिस मेक्स द बल्ब हॉट, इसकी वजह से वो हॉट हो जाता है। सो इट बिकम कूल व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ, और वो ठंडा कब होता है? जब बल्ब ठंडा होता है, जब आपने स्विच थोड़ी देर ऑफ करके रख दो। Thus getting hot of an object when electric current passes through it is known as heating effect of electric current. जब ऑब्जेक्ट गर्म होने लग जाए, इसी को कहते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, सो अब ये जो ब्लू पॉइंट में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इसका कलर चेंज करके लिखा है इन्होंने। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, आई एम सॉरी, it is important to note that not only the filament of a bulb but every wire or a device through which the current passes more or less become hot due to the heating effect of current. यही मैं को बताना चाह रही थी। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, अगर वो चलते हैं, आप उसको यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, है ना, कुछ भी यूज कर रहे हो, थोड़ी देर चलता है, उसके बाद वो गर्म जरूर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? हीटिंग इफेक्ट। इसलिए आपके अप्लायंसेस चलने से गर्म हो जाते हैं। जैसे ही आप उसको बंद कर देते हो, आप फोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, एसी बंद कर दो, वो ठंडे हो जाते हैं। देखो, चलते चलते एसी भी गर्म हो जाता है, चलते चलते गाड़ी भी गर्म हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज फॉलो होती है, वो हीटिंग इफेक्ट देते ही देते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा दे देते हैं, कुछ नॉर्मल देते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे अब यहाँ पिक्चर में देख रहे हो कि जितने भी टोस्टर, आयरन, केटल, स्टोव, गीजर, ये सब हीटिंग इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्योंकि ये चीजों को गर्म करते हैं, पानी को, खाने को, है ना, ये गर्म करते हैं चीजों को।
ठीक है. So there are many electric devices which work on the basis of heating effect of electric current. For example, electric heaters, electric kettles, electric toasters, electric irons, oven, geysers, hot plates, hair dryers, etc. These devices have a coil wire called the element which is on passing current become रेड हॉट एंड गिव अस हीट. देखा है इसमें ना कॉइल लगी होती है. अब कॉइल ऑफ कोर्स जो कॉइल वाली वायर होगी, देखो इनकी कभी वायर भी आप देखना, देखिए इनमें वायर ना ऐसे स्ट्रेट नहीं होगी, इसमें वायर ना ऐसी वाली होगी, डिंग 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 ऐसे गोल 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 गोल. ठीक है, ऐसी वाली होती है. पता क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इसमें ना जितनी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जाएगी तो वो चीजों को गर्म करेगी. इसलिए दिख रहा है कभी भी हीटर में देखना आप, है ना, ओवन में देखना ऐसी वाली वायर्स आपको दिखेगी. ठीक है, तो जो ओवन हो गए, गीजर्स हो गए, हीटर्स हो गए, वो हीटिंग इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करते हैं. सो वी कैन से कि ये जितने भी अप्लायंसेस है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं. So the following factor, the material of the element, the length of the wire, the thickness of the wire, the time of the current flow, इन चीजों पे डिपेंड करता है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं. किस मेटल के, किस एलिमेंट से वो चीज बनी है, उसकी थिकनेस क्या है, टाइम कितना लगा रहा है, करंट. देखिए अगर धीरे धीरे चल रहा है वहां पे आपका करंट धीरे धीरे चल रहा है तो वो चीज उतनी जल्दी गर्म करेगा. थिकनेस ऑफ वायर में भी डिपेंड करता है, वो थिकनेस अगर मोटी है तो चीजों को जल्दी गर्म करेगी. ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज को हीट प्रोड्यूस करने में, किसी चीज को गर्म करने में. Therefore, the element of different electric appliances or devices are made up of different material, length and thickness according to the equipment. इसलिए आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो अलग अलग थिकनेस, अलग अलग लेंथ के बनाए जाते हैं. ठीक है, चलिए. So different materials get heat to different extent on passing the electric current through them. Of course, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस में आप उसमें हीट प्रोड्यूस करोगे, हीट पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस. ये रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ही सिर्फ हीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. मैंने बताया ना, रेसिस्टेंस अगर लो होगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेंगे, रेसिस्टेंस हाई होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, द रेसिस्टेंस हैम्पर द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द मेटल. देखिए रेसिस्टेंस क्या करता है? हैम्पर करता है. मीन्स हैम्पर मीन्स वो वाला हैम्पर नहीं है, हैम्पर मीन रुकावट पैदा करता है. इंपॉर्टेंट. ओके, सो जो भी रेसिस्टेंस होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए रुकावट पैदा करता है. सो द रेसिस्टेंस हैम्पर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल हैव द हाई रेसिस्टेंस प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हीट, वेयर एज द मटेरियल ऑफ लो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल हीट. सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर बिकम द लीस्ट हॉट. देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो सिल्वर, एल्यूमिनियम क्या है, इसमें से हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होती. तो सिल्वर, आयरन की, कॉपर है, ये लीस्ट टू मटेरियल्स है. व्हाइल टंगस्टन एंड निक्रोम गेट हॉट एंड पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. जो अगर हम बात करें निक्रोम एंड टंगस्टन है, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सिल्वर, आयरन या कॉपर की वायर से. जो कॉपर की, सिल्वर की वायर है वो हीटिंग इफेक्ट नहीं देती है एज कम्पेयर टू निक्रोम एंड टंगस्टन की वायर से. वो लोग उसमें हाई रेसिस्टेंस होता है उनकी वायर में, इसलिए उनको यूज किया करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, चलिए. So this property of tungsten and nichrome makes the passage of electric current pass through them. So we can say the property of tungsten and nichromes make them useful for making filament of electric bulb and elements to heat the device respectively. They have the ability to withstand with high temperature without getting melted. इनकी ये क्वालिटी है कि ये हाई टेम्परेचर तक भी रह सकते हैं विदाउट मेल्ट हुए बिना. So we can say beside giving light, an electric bulb also give us heat, which is not desirable because it consume more electricity and cause wastage of it. Of course, bulb electricity के साथ साथ heat भी produce करते हैं, पर वो heat हमारे लिए consumable नहीं है. ठीक है, however using तभी आज के टाइम पे क्या होता है, वो बल्ब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे. आजकल के टाइम पे हम CFCs यूज करते हैं, है ना, जो कि कम एनर्जी हमारी प्रोड्यूस करे, जिसमें वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, वो जल्दी गर्म नहीं होते. कभी आपने देखा CFCs, ट्यूबलाइट जो आजकल की आती है नई वाली LED लाइट्स, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती एज कम्पेयर टू बल्ब, क्योंकि बल्ब ज्यादा गर्म हो जाता था, वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता था. पर जो आजकल के जो नए नए बल्ब्स एंड नए नए CFCs और ये सब आ रहे हैं ना,
एलईडीज बल्ब ये कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इसलिए आजकल लोग ये वाले बल्ब्स ले रहे हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम हीटिंग इफेक्ट्स को यूज करते हैं। तो आपने ये तो चीजें देख ली, हीटिंग इफेक्ट से कौन कौन अप्लायंसेस वर्क करते हैं। ठीक है, और कौन सी वायर हम यूज करते हैं हीटिंग वायर में, टंगस्टन एंड निक्रोम की वायर। सिल्वर एल्यूमिनियम के वायर्स को हम यूज नहीं करते क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें लो रेसिस्टेंस होता है। ओके, चलिए अब अप्लायंसेस देखते हैं हम, एप्लीकेशंस देखते हैं हमारे हीटिंग इफेक्ट के कौन कौन से हैं एप्लीकेशंस। फर्स्ट, heating effect of electric current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric room heaters, electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, water geysers, immersion rod and soldering iron etc. तो ऐसी चीजों में हम इन्हीं का हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। ओवन में, गीजर में, आयरन में, वी कैन से केटल में, टोस्टर में हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। The heating effect of electric current is utilized in electric bulb for producing light. और यही इसी से heating effect से हम क्या produce करते हैं बेटा, electric light. Next, the heating effect of electric current is utilized in a safety device called electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances for accident larger flow of current. तो यहाँ पे क्या है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक फ्यूज भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का पता है क्या काम होता है, कि कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ जाए तो ये ना फ्यूज हो जाता है, मीन्स आपका अप्लायंसेस खराब ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे फ्यूज भी लगा होता है। ठीक है, ताकि आपका अप्लायंसेस बच पाए। फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर एक्सीडेंटल लार्ज फ्लो ऑफ करंट। कभी ज्यादा एकदम करंट आ जाए तो आपका तो अप्लायंसेस, जो भी आपने टीवी फ्रिज लगाया वो तो एकदम से खराब हो जाएगा, इसलिए आजकल फ्यूज लगाते हैं। वहां इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है जो आपका जो करंट को ना वो लेवल रखता है, अगर ज्यादा आ जाता है तो फ्यूज ऑफ हो जाता है, तो आपका अप्लायंसेस को कुछ नहीं होता फिर। ठीक है, सो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए फ्यूज भी लगाए जाते हैं आजकल। तो ये एप्लीकेशन हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट का। That much is clear? Okay. चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा हीटिंग इफेक्ट के एक एक केस। सबसे पहले हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो स्क्रीन में देख रहे होंगे ये रॉड है, ये सब हीटिंग इफेक्ट में तो यूज होती है चीजों को गर्म करने के लिए। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपकी जो हीटर्स है, आयरन है, प्रेस वगैरह, वो हीटिंग प्रिंसिपल पे तो वर्क करते हैं, गर्म ही तो करती है वो चीजों को। सो ऑल द हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन कॉइल ऑफ हाई रेसिस्टेंस वायर मेड ऑफ निक्रोम एलॉइंग। अब ये तो चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं, मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ सबसे पहले, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज मेंशनिंग दैट, ओके, दिस मच, ओके। So we can say all the electric heating appliances contain coil of high resistance wire made of nichrome alloy. इसमें बेटा हाई रेसिस्टेंस की वायर होती है, निक्रोम वायर्स। किसमें, जो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट के अप्लायंसेस होते हैं। द coil of high resistance wire present in electric heating appliances is called heating elements of the appliances. In simple word, the part of electric heating appliances which heat up or passing current is known as heating element. इन्हीं को हम heating elements कहा करते हैं, जो सबसे पहले इनमें रेसिस्टेंस हाई हो, हाई रेसिस्टेंस हो, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने में दिक्कत हो और वो चीजों को गर्म करे। ठीक है, हीट अप करे। ओके, चलिए। So when electric current is passed through the electric heating appliances by connecting it in the power socket through the insulator copper wire, then a large amount of heat is produced in the heating element due to the heating element of red hot. A lot of heat is produced on heating element because it is high resistant. देखिए इसमें से heat क्यों ज्यादा produce होती है? So a lot of heat is produced on heating element is just because of the high resistant nichrome wire. दिस मच इज ओके। ये हीट इसमें से क्यों प्रोड्यूस होती है? सबसे पहले इसमें निक्रोम की वायर है क्योंकि ये हाई रेसिस्टेंस है। सो अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन हीटिंग एलिमेंट जस्ट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हाई रेसिस्टेंस निक्रोम वायर। अ नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड इन कमिंग wire of copper because the copper has low resistance.
देखिए अगर वही निक्रोम की वायर की जगह हम कॉपर वायर यूज करते हैं ना, तो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि क्यों, कॉपर की वायर कम इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन से लो रेसिस्टेंस है उसमें, इसलिए इसमें हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी एज कंपेयर टू निक्रोम की वायर, क्योंकि निक्रोम की वायर में रेसिस्टेंस हाई है, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंस अ नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस इन कॉपर कनेक्टिंग वायर, दे डू नॉट बिकम रेड एंड हॉट। इसलिए कॉपर वायर जल्दी से गर्म नहीं होती, जल्दी से रेड नहीं होती, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है लो। ठीक है, तो ये तो हमें पता लगे हीटिंग इफेक्ट के लिए निक्रोम की वायर यूज करनी है, हाई रेसिस्टेंस की वायर यूज करनी है, ताकि चीजें हीट अप हो जाए, गर्म हो जाए जल्दी से। इतनी चीज समझ में आई, क्लियर हुई? ओके, आप देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे फंक्शन करता है, इसमें कैसे हीट अप चीजें होती है, चीजें दैट मच इज ओके ना? ओके, सो द इलेक्ट्रिक बल्ब which we use to produce light work on the heating effect of electric current। जो बल्ब हम यूज कर रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे यूज हो रहा है, वो वर्क कर रहा है हीटिंग इफेक्ट पे। वो लाइट तो हमें दे रहा है, पर वो बल्ब गर्म हो जा रहा था, मतलब उसमें, क्योंकि देखो बल्ब में कैसी वायर यूज हुई, हाई रेसिस्टेंस की, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए देखते हो ना, ये जितनी भी ऐसी चीजें होती है, गीजर, हीटर वगैरह सर्दियों में हम यूज करते थे, क्यों, क्योंकि उसमें ना रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो वो गर्म कर रहा है चीजों को। अब वही कूलिंग वाला होता है तो उसमें वो चीजों को उतना कूल करता है, इसलिए देखते हो ना, एसी और हीटर अगर हम चलाएं, जैसे एसी तो हम गर्मियों में चलाएंगे, हीटर हम सर्दियों में चलाते हैं, हमें बिजली का बिल ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो वायरिंग है वो कंज्यूम ज्यादा एनर्जी करता है, एज सेम एज बल्ब। बल्ब भी हम यूज करते थे, पहले लोगों के घर में बल्ब भी होते थे, एलईडी वेलईडी कुछ नहीं होती थी, तो बल्ब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। So the electric bulb has a very thin filament of tungsten metal। इनका कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन मेटल का, कौन सा, टंगस्टन। The filament of electric bulb is high resistance। इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसा रेसिस्टेंस होता है बेटा, हाई। When electric current passes through a very thin high resistance filament of an electric bulb, heat up produce in it। जैसे ही इसमें लाइट आती है फिलामेंट में, वो जल जाता है और फिर हीट प्रोड्यूस होती है। Okay, so due to this the filament of electric bulb get heat through a very high temperature and start glowing। इसलिए ये ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट अप हो जाता था और वहां पे फिर वो लाइट देना शुरू कर देता था। Actually the filament of a bulb become quite hot and emit light। A lot of electricity is consumed in filament of an electric bulb appeared as heat, due to which the glowing of electric bulb become quite hot। We should never touch a glowing electric bulb connected to a main electricity। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब कोई बल्ब बहुत देर से चल रहा है आप उसको ऐसे टच मत करना, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि हमने देखा बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इट मे बी वेरी हॉट एंड आवर हैंड मे बी गेट बर्न। आप हॉट उसको टच करोगे, आपका हाथ जल सकता है, इसलिए देखा है कभी बल्ब उतारते हुए ना कोई एक नैपकिन वगैरह टिश्यू से पकड़ के उसको उतारते हैं। ठीक है, so please note that the same current flowing through the tungsten filament of electric bulb produce enormous heat amongst, but most negligible heat is produced in our connecting wire of copper। समझ में आया किस तरीके से आपका बल्ब हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आपको ज्यादा ही आ रही है उससे। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का फंक्शनिंग हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, दैट मच इज क्लियर। ओके, अब देखते हैं हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, CFL। CFL होते थे ना पहले, अब तो LEDs आ गई, अब तो और भी अलग अलग टाइप की लाइट्स आ गई है ना। सो इस तरीके की होती थी आपकी CFL, है ना। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, बट इट ऑल्सो गिव आउट हीट। जो बल्ब थी वो लाइट के साथ हीट भी प्रोड्यूस कर रही थी, अब उस हीट का तो बल्ब का हमें कोई काम ही नहीं था। In fact, a major part of electricity consumed by the filament of an electric bulb is converted into heat, due to which the bulb become hot। Only a small part of electricity is converted into light। देखो लाइट तो उतनी वो नहीं देता था, जो बल्ब में लाइट प्रोड्यूस होती है नहीं उतनी नहीं प्रोड्यूस होती, पर वो हीट बहुत दे देता था, गर्म बहुत ज्यादा हो जाता था। So the production of heat by an electric bulb is not desirable because it led to the wastage of electricity। जो बल्ब में से हीट प्रोड्यूस हो रही थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो हमारी एक तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ले रही थी। सो द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर नॉट पावर एफिशिएंट बिकॉज दे वेस्ट अ लॉट ऑफ हीट इन इट। वो बल्ब यूज नहीं करते थे हम, क्यों, क्योंकि वो बल्ब का कोई यूज ही नहीं था, बल्ब
लाइट तो उतनी नहीं देता था, बट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर लेता क्योंकि वो गर्म हो जाता था। तब आए ये हमारे CFL, ठीक है, ये उसके कंपैरिजन कम गर्म होते थे एंड ज्यादा लाइट भी देते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेते थे। दैट मच इज क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं हमारे कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं। देखते हो ना, हर अप्लायंसेस में आजकल फ्यूज लगे होते हैं ताकि आपका अप्लायंसेस बच जाए, ठीक है। ये फ्यूज का क्या काम है, जब बहुत ज्यादा करंट आ जाए, होता है ना करंट भी फ्लक्चुएट होता है, तो उसको स्टॉप कर दे, बहुत ज्यादा करंट को आपके अप्लायंसेस में ना आने दे, ठीक है। तब कभी कभी देखते हो ना आपका एमसीबी ऑफ हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपका कभी कभी आपके घर में करंट बहुत ज्यादा आ जाए तो आपका एमसीबी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जस्ट बिकॉज टू सेव योर अप्लायंसेस। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सेव करने के लिए आजकल फ्यूज और एमसीबीज बनाए रखे होते हैं, आपके घरों में जरूर होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। So a fuse is a safety device which prevent electric fires and damage to the electric appliances due to the excessive flow of current. ज्यादा करंट ना आए उसके लिए आपके अप्लायंसेस सेफ रहे, इसलिए फ्यूज बनाए जाते हैं। सो द फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर हाउस होल्ड वायर इलेक्ट्रिक वायर इज फिटेड जस्ट नियर द मेन स्विच ऑन अ स्विच बोर्ड। इसलिए हम यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं ताकि हमारे प्रोटेक्ट रहें चीजें। अ फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज भी वर्क करता है बेटा कौन से प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। वी विल डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फ्यूज हियर। अब फ्यूज का वर्क देखिए किस तरीके से होता है, ओके। सो अ फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ 10 प्लेट कॉपर वायर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। The thin fuse wire is much greater resistance than the rest of the electric wire of the house. So when the current in the household circuit suddenly increase too much, then the thin fuse wire get heat up to melts and break down the circuit. देखिए अब इसका क्या काम होता है, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी आ जाए, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो हीट अप होती है, मेल्ट होती है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा सर्किट होता है इसको बंद कर देती है, रोक देती है करंट को, ताकि हमारे अप्लायंसेस तो बंद हो ही जाते हैं बट हमारे अप्लायंसेस खराब नहीं हो पाते। ये रहा हमारा फ्यूज वायर, आप यहाँ देख सकते हो, ये फ्यूज वायर है, ये लाइव वायर है, ठीक है। ये देखो फ्यूज कर देगी, इसको बंद कर देगी, सो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द फ्यूज वायर गेट अप हीट, so the fuse wire get heated too much, melts and break the circuit. This prevent the fire in the house, which would be overheating, prevent overheating of wire. जो overheating वायर की हो जाती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ही बनाया गया है क्या, ये चीज, ठीक है। सो and also prevent damage of various electrical appliances like TV and fridge due to the large current flowing through them. तो इतना सारा करंट एक साथ आ जाए, उसको करंट को रोकने के लिए ही बनाई जाती है हमारी फ्यूज वायर होती है, ठीक है, जो करंट को मैनेज करे, करंट को ज्यादा ना होने दे। होता है करंट तो ये अपने आप ही, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये खुद ही मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है, ताकि हमारा करंट ज्यादा फ्लो ना हो और हमारा अप्लायंसेस सेफ रहे। तो इस तरीके से हमारी फ्यूज वायर काम करती है और हमारे अप्लायंसेस को, जितने भी अप्लायंसेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, फ्रिज, उनको बचा के रखती है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग। अब कुछ ट्रेडिशनल फ्यूज जो पहले से फ्यूज चले हुए आ रहे हैं, जो लगते हैं बिल्डिंग्स में, वो कौन से होते हैं। So if due to some reason the current in the household wiring suddenly became too large and exceed the safe limit, then the fuse will blow off. देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब करंट अपनी लिमिट से ज्यादा उसमें आ जाए तो ये अपने आप ब्रोक डाउन हो जाता है, फ्यूज ब्रोक हो जाता है, फ्यूज निकल गया उसका। फ्यूज निकल गया मीन्स बहुत ज्यादा करंट आ गया था, इसलिए वहां पे फ्यूज उसका गिर गया। कभी कभी सुना ना, फ्यूज निकल गया उसका, है ना। तो मतलब क्या, या एमसीबी ऑफ हो गई। तो इनका काम ही होता है बेटा कि कभी आपके अप्लायंसेस सेफ रहे, इसलिए ये फ्यूज, ये सर्किट ब्रेक कर देते हैं आपका, ठीक है। सो व्हेन द फ्यूज वायर ब्रेक, देखो इंपॉर्टेंट है, व्हेन दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, okay, this thing which I am highlighting. So
When the fuse wire breaks, electricity supply in the household wire is automatically cut off before any damage can be done to the rest of wiring or the electric appliances being used. आपके appliances पे कुछ ना हो तो वो electric circuit जो है उसको broke कर देती है. If, however, there will be no fuse in the household wiring, then the large current flow through the check wiring could heat up the wires to very high temperature and cause electric fire. अगर ये नहीं होता तो सीधा आपके अप्लायंसेस फूक जाते, आग लग जाती, उसमें खराब हो जाते अगर ये फ्यूज वायर नहीं होती. ठीक है. So when a fuse wire blow or breaks, a new fuse to be fitted in a place to resolve the electric. अगर ये फ्यूज एक बार उड़ जाता है उसका, ये फ्यूज वायर ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको दूसरी लगानी पड़ती है इन प्लेस ऑफ देम. तो न्यू फ्यूज वायर आपको लगानी पड़ती है. ठीक है, ताकि आपके अप्लायंसेस सेफ रहे. दैट इज द मेन थिंग फ्यूज वायर की होती है. अब ये भी इंपॉर्टेंट है. Please note that there will be the thin wire of fuse because there must be a great resistance than a rest of connecting wire. देखिए कभी भी फ्यूज वायर जो होगी ना बेटा वो थिन होगी, पतली होगी. क्यों? क्योंकि उसी में ही होता है रेसिस्टेंस ज्यादा. अगर थिक होगी तो उसमें उतना रेसिस्टेंस नहीं होगा जितनी थिन वायर में. सो द थिन वायर in a fuse it has much greater resistance than the rest of connecting wire. Due to the high resistance, the heating effect of the current will be much more than in fuse wire than any other else circuit. इसी की वजह से, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा फ्यूज वायर में. देखिए इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, आपने ये देखा कि इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा. रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट होगा. हीट कौन सी चीज होगी? जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा. आपने फ्यूज वायर का देखा था, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो था तो ये फ्यूज हो जाएगी, सर्किट ब्रेक कर देती है. Okay, so due to the high resistance, the heating effect of the current will be much more in the fuse wire than anywhere else in the circuit. This will melt the fuse wire whereas other wire remain the same. इसकी वजह से फ्यूज वायर ही सिर्फ खराब होती है, बाकी सब कोई वायर नहीं खराब होती. फ्यूज वायर पे इसका इफेक्ट होता है क्योंकि फ्यूज वायर में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. फ्यूज वायर ही आपकी हाई रेसिस्टेंस वाली होती है. क्लियर? So the thickness of fuse wire should be able to withstand with a little more current than drawn the household circuit. We should not use a thick fuse wire. हमें thick fuse wire को use नहीं करना, thin fuse wire का use करना है. So we should not use a thick fuse wire because it has low resistance and hence they cannot heat up and melt it easily. अगर वो मोटी होगी तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो वो मेल्टिंग नहीं हो पाएगी, मेल्ट नहीं हो पाएगी तो वो सर्किट ब्रेक नहीं कर पाएगी एज कंपेयर टू थिन वायर के. सो फ्यूज वायर थिन होगी, उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक कर देती है. सो अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टिन प्लेट कॉपर वायर. इंपॉर्टेंट, फ्यूज वायर बनती है टिन प्लेट कॉपर वायर से. अ कॉपर metal wire or any other metal wire or a metal strip should not be used as a fuse wire because it is a high melting point due to which it cannot melt easily with a large condense. So आप ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सिर्फ कॉपर नहीं, इसमें टिन प्लेटेड कॉपर वायर यूज करते हैं क्योंकि सिर्फ कॉपर वायर यूज करेंगे तो उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो मेल्ट ही नहीं होगी तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा. सो द फ्यूज वायर यूजुअली मेड अप ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो वो सर्किट ब्रेक कर पाएगी. अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो सर्किट ही नहीं ब्रेक करेगी, सीधा का सीधा आपके अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट मे बी मेल्ट इजिली. सो अ कॉपर मेटल वायर, अगर कॉपर मेटल वायर होगी तो उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगी. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. फ्यूज वायर, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रेक डाउन कैसे करती है, करंट कम होता है कि ज्यादा होता है उसमें, फिर इंपॉर्टेंट करते चाहिए. अब यही क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे आपसे, दैट इज तब आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा द कॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. शॉर्ट सर्किट कभी देखा है? जब शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग का मतलब ही यही होता है, या तो करंट ज्यादा आ गया है या तो अपने वो अप्लायंसेस को बहुत यूज करती है. ठीक है, तो दोनों केसेस देखते हैं क्या है. सबसे पहले बेटा शॉर्ट सर्किट के बारे में देखते हैं. बोलते हैं ना कोई चीज शॉर्ट सर्किट हो गई तो कैसे हो जाती है शॉर्ट सर्किट. ये 3 वायर इंपॉर्टेंट है. ब्लैक इज न्यूट्रल वायर, ग्रीन इज अर्थ वायर एंड रेड इज लाइफ वायर. ये 3 वायर्स होती हैं हमारे
आपके जो वायरिंग में आपने देखा होगा रेड कलर की, ब्लैक कलर की वायर जरूर, ठीक है। सो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट कब होता है, बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया वहां पे, मतलब क्या है इसका, ठीक है। सो in household electric wiring, electric current is supplied through a two insulator wire which run together and each other and every electric appliances. दो wires आपने red and black wire जरूर देखी है सारे appliances में, that is live wire and neutral wire. दो wire देख ली, कलर देख लिया। Both of these wire are necessary for working in electric appliances. ये दोनों वायर का बहुत जरूरी होना होता है कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को वर्क करने के लिए। एक लाइव वायर होनी चाहिए, एक न्यूट्रल वायर होनी चाहिए। लाइव वायर इज रेड कलर, न्यूट्रल वायर इज ब्लैक कलर, ठीक है। सो बोथ दीज वायर आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इफ द प्लास्टिक इंसुलेटर ऑफ लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर गेट torn due to the wearing and tearing of the two necked wire touches each other. देखिए कभी भी ये दोनों वायर एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। ये दोनों वायर अगर ये टच हो गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लाल वाली काली वाली तार नहीं आपस में मिलनी चाहिए, ओके। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हो गया, बियरिंग टेयरिंग हो गई, तो तब ये खराब हो जाता है, okay. So the touching of live wire and neutral wire directly is known as short circuit. Short circuit वही होता है जब live wire and neutral wire आपस में touch down हो जाती है। So when the touching down of live wire and neutral wire is known as short circuit, तब आपका short circuit हो जाता है। When the live wire and neutral wire touches each other directly, then a large current flow through the household wire. जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर देती है ना बेटा, कौन दोनों, लाइफ एंड न्यूट्रल वायर, तब बहुत सारा करंट एक आपके हाउस होल्ड में फ्लो होने लगेगा। अब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो सीधा का सीधा आपका सब कुछ खराब है ना। सो द लार्ज करंट मे हीट द वायर टू अ डेंजरस हाई टेम्परेचर एंड फायर मे बी स्टार्टेड। तब आपका क्या होगा, मे बी आग लग जाए आपके घरों में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए। दस वन रीजन फॉर द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट इन हाउस होल्ड सर्किट इन द शॉर्ट सर्किट। ज्यादातर आजकल के टाइम पे शॉर्ट सर्किट घरों में होता है जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाती है। सो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर को मिलना ही इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। The outer insulation connecting cable of an electric iron is already torn, and if the insulation of inner wire also get turns, then the short circuit will take place. इसी की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, समझ गए, लाइव एंड न्यूट्रल वायर when they are joining together. अब ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग। सो व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, they drawn extremely large current from the household circuit is known as overloading. Overloading means एक स्विच से आप फ्रिज भी लगा रहे हो, आप फोन भी लगा रहे हो, आप सब कुछ लगा रहे हो। तो अब देखिए फ्रिज अलग इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, आपका फोन अलग इलेक्ट्रिसिटी लेगा, आपका हेडफोन चार्ज करना है आपने, आपका लैपटॉप चार्ज करना है, जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अब आप एक ही स्विच में सारे अप्लायंसेस यूज कर रहे हो तो वो ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलोड। जैसे आप लोग हो जाते हो ना कभी काम के मारे ओवरलोड हो गया, आज बहुत काम कर लिया, ऐसे ही हमारे जो सॉकेट है वो भी ओवरलोड हो जाता है। सो द फ्लो ऑफ लार्ज करंट ड्यू टू ओवरलोडिंग में हीट द कॉपर वायर ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड फायर में बी स्टार्टेड। तब उसमें भी फायर लग जाती है जब वो ज्यादा हीट अप हो जाए। In fact, many of times we read in newspaper about the electric fires caused by the electric circuits एंड ओवरहीटिंग। आपने बहुत सारी न्यूज़पेपर में देखा होगा ओवरहीटिंग की वजह से एंड आपके ओवरलोडिंग की वजह से फायर लग गई, कहीं पे आग लग गई। टू अवॉइड द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स वी यूज द इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द वायरिंग। इसलिए हम फ्यूज का यूज करते हैं ताकि ये हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना कुछ खराब हो, फायर ना लगे, इसी की वजह से, ठीक है। सो ये चीज, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, शॉर्ट सर्किट एंड आपका ओवरलोडिंग, क्लियर अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। फ्यूज कैसे यूज किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। फ्यूज मतलब तो हमने देख लिया, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, थिन वायर होती है, हाई रेसिस्टेंस होता है, हीट अप करता है ना, लार्ज करंट को आपके अप्लायंसेस में आने से रोकता है, ठीक है। So far we have discussed about the fuse which are put on the main switch board on the house to protect our whole wiring of the house. Fuse are also used to protect the individual domestic electric appliances for damage which may be caused due to the excessive current flow through them.
कभी उसमें एक्सेसिव करंट फ्लो ना हो उसके लिए फ्यूज बनाया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? Costly electric appliances like TV sets and refrigerator have their own fuse which protect against the current. देखिए जैसे जो कॉस्टली अप्लायंसेस होते हैं आपके टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, इनमें पता है बेटा इनबिल्ड होता है फ्यूज सिस्टम। कभी बहुत ज्यादा करंट आ जाए ना अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके एसी फ्रिज आते हैं आजकल के टाइम पे। द फ्यूज इज यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब थिन फ्यूज वायर सील। इसमें क्या होता है, इस तरीके का होता है, ग्लास ट्यूब टाइप का होता है, इसमें 2 मेटल्स होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो डिफरेंट टाइप के आजकल फ्यूज चल गए हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो द टू एंड ऑफ द फ्यूज वायर आर कनेक्टेड टू द मेटल कैप। दोनों फ्यूज वायर के मेटल कैप से कनेक्टेड होते हैं। द मेटल कैप आर फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द सर्किट इज सुटेबल मेड ब्रैकेट। If due to some reason a large current tends to flow through the electric appliances, its fuse will blow up, melts and break and cut the electric appliances. जब बहुत current flow होने लग जाता है तो ये melt हो जाता है and break the circuit. This will protect. Important. We can call it this will protect. So this will protect appliances for damaging which could be cause of a large current has passed through them. The fuse used in individual electric appliances are called cartridge fuse. जो ज्यादातर electric appliances में यूज किया जाता है उस फ्यूज का नाम है बेटा cartridge fuse. कौन सा? cartridge fuse. ओके, चलिए अब यूज ऑफ एमसीबी का यूज, ऐसे एमसीबीज आपके स्कूल्स में घरों में बहुत देखी है, इनका यूज कर दिया जा रहा है फ्यूज के बदले में। सो एमसीबी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी एक सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। एमसीबी बोलते हो ना आजकल लाइट नहीं आ रही घर में, एमसीबी चेक करो, एमसीबी तो नहीं नीचे हो गया है ना। सो दीज डेज एमसीबीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूज। पहले फ्यूज के बदले आजकल हम एमसीबी का यूज करते हैं। So MCB does not work on heating effect of current. MCB work on magnetic effect of current. देखिए ये heating effect पे work नहीं करता MCB, ये magnetic effect पे work करता है। So MCB is a special kind of electric switch which automatically turn off when the current is in the circuit become large and cut down the इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये क्या करता है, हीटिंग प्रिंसिपल पे बेस नहीं करेगा, इसमें जैसी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आई ये सीधा सर्किट ब्रेक कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी आपके अप्लायंसेस सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, एमसीबी कैन बी रीसेट इन ऑन पोजीशन ऑन द फॉल्ट इन द वायरिंग कॉज। मतलब ये जब ऑफ हो जाता है ना आप इसको ऑन भी कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो ये आपके पास राइट होता है। फ्यूज में ऐसा नहीं होता, एक बार फ्यूज उड़ गया तो आपको फिर नया डलवाना पड़ता है, पर एमसीबी अगर नीचे होगी आप फिर से ऊपर कर सकते हो। ठीक है, फिर से अपने अप्लायंसेस यूज कर सकते हो। Thus, unlike a fuse which can be used only once and has been replaced when the fire melts and break, the same MCB is reset manually to restore electricity. देखिए एक बार फ्यूज अगर उड़ जाता है तो आपको नया फ्यूज डालना पड़ता था, वो एक ही टाइम का यूजेबल था। बट एमसीबी क्या है, आप उसको फिर से मैनुअली वो सेट कर सकते हो अपने आप, है ना, फिर से आप ऑन कर सकते हो एमसीबी को अगर ऑफ हो गया तो। Okay, so when the MCB is reset, the circuit became complete and electric current start flowing in the household wiring again. जब आपका MCB आप ऑन कर देते हो तब फिर से वायरिंग होना, फिर से इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होना शुरू हो जाएगा। These days more and more household have and the more and more buildings using MCBs. आजकल के टाइम पे ये MCB ज्यादा बेटा यूज हो रहा है as compared to फ्यूज वायर के। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहता है as compared to फ्यूज वायर। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ आ गई, हीटिंग प्रिंसिपल, फ्यूज वायर, एमसीबीज कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने देख लिया है अपना क्या क्या चीजें। हीटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, फ्यूज वायर कैसे काम करती है, एमसीबी कैसे काम करती है। ठीक है, यहां तक हमने चीजें देख ली। हीटिंग इफेक्ट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट्स, कैसे आइटम्स, कैसे अप्लायंसेस हीट अप होते हैं। ठीक है, उसमें रेसिस्टेंस का क्या रोल होता है, रेसिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस लो होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट पे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है। मैग्नेट्स तो पता है ना, मैग्नेट्स का कैसे इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट्स पे। पहले हीटिंग पे देखा था, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है,
सो वी हैव जस्ट स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीट। हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। वी विल नाउ स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हीट तो प्रोड्यूस करती है हमारी वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेट्स वेव कैसे प्रोड्यूस करती है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट्स। देखिए, जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है बेटा, so when the electric current passes through a wire the current carrying behaves like a magnet। इसमें मैग्नेट की तरह बिहेव होगा, इसमें हीट नहीं होगा, इसमें मैग्नेट की तरह। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम बेटा कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द magnetic effect of current is used to make a target number of devices which can be used in our daily life। अब कौन कौन से ऐसे appliances होते हैं जिसमें ये magnetic effect यूज होता है, let's see। For example, the magnetic effect of current is utilized in making electromagnets, electric bulbs, telephones, instruments, electric fan, electric motor, loudspeaker and toys। इनमें बेटा मैग्नेटिज्म और वी कैन से मैग्नेटिक इफेक्ट फॉलो होता है, जो कि हमारे टेलीफोन्स है, इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है। इसमें देखेंगे अभी कैसे होता है, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। सो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नोन एज हैंस क्रिस्टियन ऑरशेट। ऑरशेट found that when electric current was passed in a wire the needle of a compass will be placed to get deflected। इसको कैसे पता लगा कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि जब इसने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी उस कंपास में से पास होती है, उस कंपास की जो वी कैन से जो सुई है, निडल है, वो डिफ्लेट हो रही थी, ऐसे से हिल रही थी। सो from north position to south positions now the needle of a compass in itself are tiny magnets। so ये अगर हम बात करें कि मैग्नेट की जो ये कंपास की जो निडल है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रही थी जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। so a compass needle can be deflected only by the another magnetic effect। देखिए, जो कंपास की निडल वो तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब उसमें कोई दूसरा और मैग्नेटिक इफेक्ट फॉलो हो रहा होगा। So, since a current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that the electric current flowing in a wire rise a magnetic field around them। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स है उसमें, ठीक है। It is a magnetic field produced by the current carrying wire which exert a force on a compass needle and deflected। ये आपको बताती है कि कंपास निडल इसी की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड फॉलो हो रहा है। अब एक एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो, आपने यहाँ पे ना पता है क्या किया, यहाँ पे आयरन ले लिया और आयरन की जो सुई है ना, मतलब कील, नेल, वो ले लिया और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी। अब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो आप देखोगे ये जो पिंस है, आयरन की पिंस, ये इसके साथ अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट तो ऑफ कोर्स आयरन की चीज उसी से होती है जिसमें मैग्नेट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में से पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। सो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट्स कैसे, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट्स को यूज किया जाता है टू मेक मैग्नेट्स। द मैग्नेट्स मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसी को बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हम मैग्नेट्स बना रहे हैं, ओके। सो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से प्रिंसिपल से वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। दिस इज डिस्क्राइब एज बिलो। एंड मैग्नेटिक consist of a long coil of insulator copper wire wound around a iron rod। आपने देखा एक कॉपर के वायर उस आयरन की रॉड पे ऐसे wrap up कर ली, हमने घुमा दी, ठीक है। When the two ends of the oil are connected to a cell, a current passes through the coil and produce a magnetic effect। This magnetic effect magnetize the iron rod। इसकी वजह से देखोगे आप ये जो आयरन की जो छोटी छोटी पिंस है ना, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो द आयरन रॉड्स बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इससे हम कह सकते हैं कि ये आयरन रॉड क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई।
The magnetism of electromagnet remain as long as the current is flowing in a coil. If you switch off the current in a coil, all the magnetism of the iron rod is disappear. Important कि अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो इसका मैग्नेटिज्म सारा का सारा खत्म हो जाएगा, सारा का सारा डिसअपियर हो जाएगा. ये तब तक है जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. Okay, so an electromagnetic is a magnet consists of a coil, insulator, wires wrapping around a piece of iron that is magnetized only when the electric current is passed through the coil. Please note that the only iron is making electromagnets. Important. Iron होगा तभी electromagnet effect possible है. Without iron it is not possible. Okay, so when a current is switched off the coil of electromagnetic made of iron pieces, then the iron pieces lost its magnetism. जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उसमें मैग्नेटिज्म फॉलो नहीं होगा, मीन्स उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी. स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. स्टील्स का बेटा यूज नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, बिकॉज व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ the coil of electromagnet make the steel piece the loss is electromagnetism. इसलिए steel use नहीं किया जाता, only iron will use in electromagnetism. This much is clear? Okay. Now switch off the current through the coil wire by opening the gap of a switch. आप switch off कैसे करोगे? उस gap उसमें जहां पे switch है उसमें gap दे दोगे. So क्या होगा? अब यहाँ पे magnetism follow नहीं होगा. So we will find that the switching of current through the coil, the steel pins get detached from the iron nail. जैसे ही आप switch off करोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद करोगे, उसमें से जो आयरन पिल्स, जो आयरन की जो पिन्स उसमें अटैच हो रही थी वो डिटैच हो जाएगी. तब क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे फॉलो होगा? So there will be no clinging of an iron nail. This means that the current is stopped from flowing the coil of iron. The iron nail is no longer remain magnet. अब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो वो आयरन का जो नेल है वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रही. Since the iron nail loses its magnetism, therefore the steel pins do not cling to anymore. Thus the iron nail behave a magnet only when the electric current flow through the coil of insulator wire wrapped on it. When electric current flowing in a coil is stopped, the iron nail lose its magnetism, and if the switch is on, then only the iron nail is have a magnetic property in it. Important. समझ में आया? आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तभी जब स्विच ऑन है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. आयरन प्रॉपर्टी वो लूज कर देता है जब स्विच ऑफ हो जाता है. तो स्विच ऑन एंड ऑफ इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए अब देखते हैं बेटा एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट्स. अब परमानेंट मैग्नेट्स में ये किस तरीके से वर्क कर सकते हैं? एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का? ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज अ टेम्परेरी मैग्नेट बिकॉज मैग्नेटिज्म इज नॉट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल. अब देखिए, अगर हमने मैग्नेट सिर्फ करंट फ्लो करके ही करना है, वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है. फिर तो एक्चुअली an electromagnet is better than the permanent magnets in many respective way. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मीन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तभी वो मैग्नेटिक इफेक्ट फॉलो होगा. और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होता है? जो ये मैग्नेट्स है, ये परमानेंट मैग्नेट्स है, ये हमेशा अपनी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, भले इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो या ना हो, ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, जो ये वाले मैग्नेट्स है. बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाली चीजें होती है वो तभी वर्क करती है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. अब देखते हैं कैसे एडवांटेज कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ओवर आपके परमानेंट मैग्नेट से. तो फर्स्ट इज द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर. देखिए इसमें ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक फायदा कि आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से, बट नॉर्मल मैग्नेट में नहीं होता ऐसा. ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल विद परमानेंट मैग्नेट. ओके, नेक्स्ट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. मैंने बताया ना, जितनी ज्यादा कॉइल में टर्न्स होंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड, बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. करंट को आप ज्यादा कर दीजिए. ठीक है, ऑन द अदर हैंड द परमानेंट मैग्नेट डज नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग. सो परमानेंट मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कंपैरिजन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्लियर हो गए जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम मैग्नेटिज्म फॉलो कर रहे हैं. ठीक है,
अब यूजफुल इफेक्ट्स हम देखते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कौन कौन से यूजेस होते हैं. फर्स्ट, electromagnets are used in the construction of large number of devices like electric bells, loudspeaker, electric motor, electric fans, toys and telephones instrument. Second, electromagnets are used to lift heavy loads such as big machines, steel grinders and scraps, iron object for loading and unloading purposes. के लिए जो बड़ी बड़ी भारी भारी चीजों को उठाने के लिए भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का. The electromagnets which are used for loading and unloading heavy iron and steel objects are filtered on cranes. जो cranes पे डालते हैं ना, cranes क्या काम करती है, भारी भारी बड़ी बड़ी चीजों को उठाती है. So electromagnets are used to separate magnetic materials like iron and steel objects from the heap of metal crane. Electromagnetism, however, cannot be used to separate non-magnetic materials such as wood, iron, copper, aluminum objects. For example, we cannot use electromagnets for separating plastic बैग्स फ्रॉम द गार्बेज. देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उस पर वर्क नहीं करता जो चीजें नॉन मैग्नेट्स है, उनको अब वो अलग नहीं कर सकता. ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को अलग कर सकता है जो चीज मैग्नेटिक वाली है. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज बाय डॉक्टर्स टू रिमूव टाइनी पार्टिकल्स फ्रॉम द आईज ऑफ अ पर्सन. देखिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का डॉक्टर्स भी यूज करते हैं. ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मैग्नेटिक चीजों को सेपरेट करने में यूज हो रहा है, हैवी लोड्स को उठाने में यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एरियाज में हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का. ठीक है, चलिए, सो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर नॉट स्ट्रेट बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. बहुत अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. Actually, electromagnets are made in the different shapes and size depending upon the purpose for which you are used for it. अलग अलग शेप साइज के क्यों होते हैं? पर्पस के हिसाब से. आपको ज्यादा चाहिए तो बड़ा वाला लीजिए, है ना, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बेल्स यूज यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर वर्किंग. देखिए, इलेक्ट्रिक बेल्स में यू शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करे जाते हैं. द यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज यूज फॉर यू शेप पीसेस के होते हैं ये. इन यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट वी हैव टू कॉइल्स ऑफ सेम इंसुलेटर वायर एंड दे आर इन यू शेप. देख रहे हो, ये यू शेप की आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये रही यू शेप वाली, देखिए आपको. तो ये वाली आपकी बेल्स में लगती है. किसमें? ये देखो, इलेक्ट्रिक बेल्स में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल्स में आप देख पा रहे हो, ये लग गई आपकी. ठीक है, so the electric bulbs work on a magnetic effect of current. It has electromagnets in it. The electric bulbs use the electromagnets to pull the clappers to metal bell. The clappers of electric bulbs is known as hammer. ये जो clappers होते हैं जिससे आवाज आती है वो होता है, उसको बोलते हैं हम hammer. ठीक है, so अब इसको डिस्क्राइब यहाँ पे किया है कि किस तरीके से हमारा पूरा वर्क करती है. बस ये लास्ट है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश. ठीक है, चलिए. So construction of electric bulb का किस तरीके से होता है? सबसे पहले the electric bulb has U-shaped electromagnets. इसमें U-shape का electromagnets होता है. U-shaped electromagnets, a small iron bar is called a armature is held in front of the poles of electromagnets. देख रहे हो, ये स्विच है बेटा. देखो, ये बैटरी लग गई यहाँ पे, ये आपका स्विच लग गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया यहाँ पे. और ये जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ड्र आवाज करता है, ये बजती है आपकी, ये वाली स्ट्रिंग इसकी बजती है. So we can call the lower end of a bar, iron bar is attached to the flap string S, and the flap string S is itself fixed to a metal bracket B. The upper end of the iron bar has a clapper attached to it. Initially, when the bell is not working in the clapper C or is all the shorter distance away from going G, there is connected switch D which is not touched to the iron part at point contact to D. It is known as entryputer because an entryputes or breaks the circuits and bell the ring period. देखिए, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक होगा ना, तभी इसमें से आवाज आएगी, तभी वी कैन से कि यहाँ से आवाज आएगी एंड आपकी बेल रैंग होगी. ठीक है, अब वर्किंग देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल का किस तरीके से वर्किंग होता है. In ordered electric bells, we press to push button switch P. When we press the switch, the electric current of the bell is completed and the circuit passes through the coil. देखिए, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी. The electromagnets attract the iron armatures towards itself. For the armature moving towards the pole of electromagnets, the clapper attached to the strings is gone to produce the ringing sound. We will say that the bell ring.
इसी की हेल्प से हम कह सकते हैं बेल रिंग हो जाती है। When the amateur ace moves towards the magnet, it contact between the screw, मतलब इनके बीच में ना कनेक्शन होता है जिसके बीच में से आपको यहाँ से आवाज आती है बेल की, ट्र ऐसे करके। That much is clear? Clear? Now the chapter is over. It's about question and answer. अब आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मुझे पहला बताइए, a soft iron stick which is used electric bell is known as, एक आयरन की स्ट्रिप क्या कहते हैं? देखिए ये देखो यहां लिखा है, इट इज नोन एज आर्मेचर, ये पढ़ा था हमने, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्लोइंग पार्ट ऑफ अ बल्ब इज नोन एज फिलामेंट, द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ शेप यू, यू शेप की बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बनती है हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ फ्यूज इज, फ्यूज किससे बनता है मुझे बताओ? टिन से। ठीक है, टिन से, कॉपर से बनेगा तो वो पूरा का पूरा वी कैन से हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसलिए हम टिन यूज करते हैं जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट हो, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो और हमारा सर्किट ब्रेक कर दे वो। ठीक है, चलिए अब ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो इन अ वायर विच आर जॉइंट मैनुअली बाय इलेक्ट्रिक टेप्स, बिल्कुल सही। अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो नहीं होता है जब वायर को आपने ज्वाइंट कर दिया, बिल्कुल सही। Next, a fuse wire is made up of high current flowing through it. A fuse wire melts when a high current passing through it. बिल्कुल सही, वो मेल्ट हो जाती है जब उसमें हाई करंट पास होता है। Conductor will not have a magnetic field it if current flow through it. कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, होता है भाई, कंडक्टर्स में तो होएगा, वो पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें होगा। नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ग्लोस व्हेन ड्यू टू द कूलिंग ऑफ, कूलिंग ऑफ फिलामेंट नहीं होगा, हीटिंग ऑफ फिलामेंट होगा, सो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज एप्लीकेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ, नहीं, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक बल्ब काम करती है, ये भी फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सिर्फ हमारा 1 and 2 इज करेक्ट, जिसमें लिखा था फ्यूज वायर इज मेड ऑफ व्हेन द हाई करंट फ्लो थ्रू इट, मेल्ट हो जाती है जब हाई करंट उसमें फ्लो होता है ना, क्योंकि वो लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर। Why does current not flow in a open circuit? Because when there is a circuit is open, the electricity cannot be passed through the wire. So that's why the electricity does not produce. Next, how does a switch work? Switch work when the switch is on position, then the correct electricity is produced in it. When the switch is off position, the electricity cannot produce in it. Okay. Next, third. What is an electric circuit? Electric circuit is a circuit in which the electric, we can say a cell is there, a bulb is there, a wire is there, a switch is there. Okay, and electricity is produced. It's known as electric circuit. Next, does every conductor get overheated when electric appliances pass through it? बिल्कुल सही. Yes, every appliance is heated up. Okay, next, fifth. Why does an compass needle shows a deflection when it keeps closer to an electric circuit? Because electric in we can say electricity also have show a magnetic property in itself, so that's why when the electric current pass through a magnetic magnet, or we can say compass, the needle of the compass is deflected like that. Okay, this shows that the electricity has a magnetic property in itself. Next, why should we choose to wire which melts easily for a fuse wire? It's just because in the fuse wire हम हमेशा वही मेटल, वही वायर लेते हैं जिनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, so that's why it easily melts. It's just because when the current is high, okay, when the current is high, the fuse wire has low melting point, it melts down and it break the circuits. So वो वही कर पाएगा break circuit जिनकी low melting point होती है. That's why we use the fuse wire which has low melting point like nichrome wire. Next, define the term. अब electric fuse आप explain कर देंगे, electromagnetic short circuit पूरा पढ़ा था। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जॉइन टुगेदर हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी द मैग्नेट फील्ड इज देयर, नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड फ्यूज वायर तो वी ऑल नो। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन है। हाउ विल यू शो एक्सपेरिमेंटली दैट देयर द अमाउंट ऑफ करंट इज इंक्रीज थ्रू अ कंडक्टर इज ऑल्सो प्रोड्यूस मोर हीट? अब ये आप सोचिए कैसे करेंगे, दिस इज द होमवर्क। कैसे सोचिए, कैसे कर सकते हैं हम इसको, सोचिए सोचिए। देखिए, यू कैन यूज योर माइंड इन दिस, क्योंकि ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ाता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। दिस इज यू कि आप कैसे सोचेंगे इसको। ठीक है। सेकेंड,
What is electric fuse? Electric fuse is made up of electric fuse are there when the current is high, they break the circuit. Okay, so that's why your appliances will be safer. Okay, और कैसे वर्क करता है ये तो अभी हमने देख ही लिया. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. डायग्राम से बता दोगे, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बेल किस तरीके से वर्क करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे वर्क करती है ना. नेक्स्ट, अब ये डायग्राम तो कौन नहीं बता पाएगा बल्ब कैसे ग्लो करते हैं, दो सेल्स के, ये जो स्टार्टिंग में हमने पूरा किया था, पूरा का जो मैंने आपको बताया था कि ये तो डायग्राम्स आपने रट लेना है बिल्कुल अच्छे से. ये वाला, ये देखो बहुत ज्यादा है, ये दोनों डायग्राम, ये दोनों बनाएंगे. ठीक है, एक बार में जल रहा है, एक बार में नहीं जल रहा है. ठीक है, इसमें बल्ब लेंगे हम, स्विच लेंगे हम, सेल लेंगे और वायर लेंगे. ठीक है, तो आप ये करके बता देंगे किस तरीके से हमारा होता है. नेक्स्ट एंड लास्ट, ड्रॉ द सर्किट ऑफ ओपन एंड क्लोज सर्किट. ये भी आप एक्सप्लेन कर देंगे, ओपन एंड क्लोज सर्किट. ये अभी जो मैंने बताया, एक में बल्ब वाला हो जाएगा और एक में ओपन एंड क्लोज. ओपन सर्किट होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्लोज सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी एंड बल्ब ग्लो करेगा. So ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.